अब मुझे ठीक से तो याद नहीं कि बात कितनी पुरानी है, पर जो कुछ हुआ वो एक एक बात आज भी जेहन में अपना घर बनाए बैठी है। हम चार लोगों ने मिलकर पहाड़ की ठंडी वादियों के नज़दीक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे शहर से 4 मील की दूरी पर थी। यह जगह हिमालय के नज़दीक के जंगलों के पास थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे वहां का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस सफर में मैं, राजेश, मनोज और विकास शामिल थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीजें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहां पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर पास में एक छोटी सी नदी में नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। राजेश ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मनोज और विकास पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसरकर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के बाएं और आते हुए देखा। विकास भी यह जान चुका था कि कार के बाएं और कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। विकास तो हम चारों में सबसे छोटा था, वो अभी 15 वर्ष का ही होगा। वो ना तो स्मोक करता है और ना ही कोई ड्रिंक करता है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के दाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहां से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, राजेश ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी, वहां पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब राजेश ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की, तो वह फिर से कार के बाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। अब मुझे ठीक से तो याद नहीं कि बात कितनी पुरानी है, पर जो कुछ हुआ वो एक एक बात आज भी जेहन में अपना घर बनाए बैठी है। हम चार लोगों ने मिलकर पहाड़ की ठंडी वादियों के नज़दीक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे शहर से 4 मील की दूरी पर थी। यह जगह हिमालय के नज़दीक के जंगलों के पास थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे वहां का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस सफर में मैं, राजेश, मनोज और विकास शामिल थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीजें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहां पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर पास में एक छोटी सी नदी में नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। राजेश ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मनोज और विकास पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसरकर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के बाएं और आते हुए देखा। विकास भी यह जान चुका था कि कार के बाएं और कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है। तभी उसने
उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। विकास तो हम चारों में सबसे छोटा था, वो अभी 15 वर्ष का ही होगा। वो ना तो स्मोक करता है और ना ही कोई ड्रिंक करता है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के दाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहां से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, राजेश ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी, वहां पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब राजेश ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की, तो वह फिर से कार के बाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। बहुत समय पहले की बात है कि लकड़हारा था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां लाता था और अपना खाना बनाता था। एक बार उसे जंगल में रात हो गई। वह डरने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे काट ना ले। वह हिम्मत करके अपना काम करता रहा, लेकिन एक भेड़िया उसे बहुत दूर से घूर रहा था। वह उसका मांस खाना चाहता था। जब लकड़हारा जाने लगा तो भेड़िया ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। लकड़हारा पहले ही सतर्क हो गया था, क्योंकि उसने भी भेड़िया को देख लिया था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच पाया। भेड़िया ने उसकी गर्दन पर घाव कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वहां से बचकर भाग गया। घर जाकर उसने दवाई ली और कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। लेकिन वह भयानक रात आ ही गई जो सब कुछ बदलने वाली थी। वह रात पूर्णिमा की रात थी। सुबह से ही उस लकड़हारे का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे आभास हो गया था कि अब कुछ घटित होने वाला है। जब रात्रि के 12 बजे, तब उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह एक विशालकाय भेड़िया बन गया। पूरे शरीर पर बाल उग आए, हाथ पांव भयानक नुकीले नाखूनों से भर आए, आंखें हरी रंग की बन गई, दांत भयंकर मांसाहारी जानवर की तरह बन गए। वह पूरी तरीके से मानव भेड़िया में बदल चुका था। अब वह शहर की तरफ भागा। उसने सबसे पहले एक नौजवान को अपना शिकार बनाया जो सड़क पर जा रहा था। फिर वह जंगल में चला गया। अब हर रात वह भेड़िया बनने लगा। उसे भी इसमें मजा आने लगा और वह शिकार करने लगा। धीरे धीरे पूरे शहर में दहशत फैल गई और सभी लोग घर में छिपकर रहने लगे। सभी ने रात में घूमना बंद कर दिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रात को एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई पूर्णिमा के चांद को निहार रही थी और अपने ख्यालों में गुम कुछ सोच रही थी। तभी उसको ये आभास हुआ कि जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, रोहिणी अंदर आ जाओ, खाना नहीं खाना है क्या? वह तुरंत भाग के अंदर चली गई और खाना खाकर सो गई। कुछ देर बाद उसे सोते हुए एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह अपने घर के पास वाले एक जंगल में और वह जंगल में टहल रही है। आगे उसे दिखा कि कहीं दूर एक पेड़ के पास कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक जानवर की पूंछ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किस जानवर की है। शायद किसी कुत्ते की या भेड़िए की, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वह उस पेड़ के नजदीक गई और उसने देखा वहां पर एक सुंदर युवक हरे रंग की आंखों वाला उसके सामने खड़ा है। वह उसे देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहाँ रहते हो? वह नौजवान कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही घड़ी ने अलार्म की आवाज बजानी शुरू कर दी और रोहिणी की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा और उठकर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो गई। जब वह कॉलेज पहुंची तो वहां पर एक दो अध्यापक के अलावा अन्य कोई अध्यापक मौजूद नहीं था, इसलिए उसके सभी क्लासेस खाली ही जा रही थी। तो वह पार्क में एक बेंच पर अकेली बैठकर रात वाले सपने के बारे में सोचने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वह अचंभित रह गई। उसके सामने वही हरी आंख वाला लड़का खड़ा था जिसको उसने सपने में देखा था।
लड़की ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम आकाश है, मैं इस शहर में नया आया हूं, आज ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें यहाँ अकेले बैठा देखा तो सोचा कि तुमसे बातें कर लूं। फिर रोहिणी ने पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। आकाश ने जवाब दिया कि मैं भी कॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। रोहिणी झट से बोली, अरे मैं भी तो उसी क्लास में पढ़ती हूं। फिर दोनों बातें करते रहे और कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब वह दोनों रोज कॉलेज में मिलते और रोज बातें करते। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूजे के काफी नजदीक आ चुके थे। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन रोहिणी अपने घर पर अकेली बैठी हुई बोर हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर जंगल की ओर घूम कर आ जाओ, और वह जंगल की ओर घूमने निकल गई। थोड़ी दूर आगे चलकर उसने देखा कि कोई उसे काफी देर से टकटकी बांधे हुए देखे जा रहा है। उसे लगा कि जैसे कोई भेड़िया उसे घूर रहा है और उस पर हमला करने वाला है, परंतु वह भेड़िया सिर्फ उसे देखे जा रहा था और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। रोहिणी कुछ समझ नहीं पाई और वो काफी डर चुकी थी। डर के मारे उसकी कपकपी छूटने लगी थी और वह भागते भागते अपने घर पहुंची। दरी सहमी सी वह अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई, परंतु रोहिणी अभी भी डर से कांप रही थी। जब माँ को रोहिणी का कोई भी उत्तर नहीं मिला तो माँ उसके कमरे में गई और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। माँ देख चुकी थी कि वह डरी हुई है। रोहिणी माँ के गले लगी और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि माँ, हमारे पास वाले जंगल में बहुत ही भयानक भेड़िया है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूं आज। माँ ने बोला तू घबरा मत, अभी वन विभाग को फोन करके भेड़िए के बारे में बताती हूं, वो उसको पकड़ कर ले जाएंगे या इसे कहीं और घने जंगल में दूर छोड़ आएंगे। फिर रोहिणी आंखें बंद करके सो गई। रोहिणी आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद माँ रोहिणी को जगाने आई। उठ जा बेटा, देख तेरा कोई कॉलेज वाला दोस्त मिलने आया है। रोहिणी ने बाहर आकर देखा तो सामने उसके आकाश खड़ा था। आकाश में उससे से कहा चलो आओ, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रोहिणी ने कुछ पल सोचा और सोचा चलो आकाश के साथ घूम कर आती हूं, शायद मेरा मन हल्का हो जाए और मेरा मूड भी ठीक हो जाए। फिर वह दोनों बाहर चले गए। चलते चलते रोहिणी ने आकाश से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आकाश ने बोला आज मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं और वहां मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाऊंगा। फिर वह दोनों बातें करते हुए आगे चलते रहे। आकाश उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था। रोहिणी ने कहा यह कहाँ ले जा रहे हो, इस रास्ते पर तो भयानक जंगल आता है। आकाश ने बोला कि मेरा घर इस तरफ ही है, मैं यही रहता हूं। फिर वह दोनों आगे चलते गए। फिर आकाश एक बड़ी सी गुफा के सामने आकर रुक गया। रोहिणी उसको देखकर बोली यह कहाँ ले आए, यह तो किसी जानवर की गुफा लगती है। और तब आकाश ने बोला यही रहता हूं, तुम अंदर तो चलो। फिर आकाश और रोहिणी उसमें अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद आकाश में अपने परिवार वालों को आवाज लगाई। बोला कि देखो मैं किसे लाया हूं मिलवाने के लिए। थोड़ी देर में वहां से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आने लगी और दो भेड़िए बाहर निकल कर आए। उन्हें देखकर रोहिणी डरने लगी। डरते डरते बोली आकाश यह दोनों कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा। आकाश ने कहा डरो नहीं, यह मेरे माता पिता है। और फिर वह दोनों तुरंत ही मनुष्य रूप में रोहिणी के सामने आ गए। यह सब देखकर रोहिणी बहुत घबरा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकाश ने रोहिणी से कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें आज अपने माता पिता से मिलवाने लाया हूं। यह सुनकर रोहिणी दंग रह गई और बोली कि मैं जानवरों से शादी नहीं कर सकती, मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानवर हो, तुम्हारे माता पिता भी जानवर है। यह कहकर रोहिणी वहां से चली गई। यह सब सुनकर आकाश के माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वह भेड़िए रूप में वापस आ गए और गुस्से में गुर्राते हुए रोहिणी के पीछे भागे। आकाश समझ चुका था कि उसके माता पिता रोहिणी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आकाश भी उनके पीछे भागा, लेकिन जब तक आकाश वहां पहुंचा तब तक उन्होंने रोहिणी को मार दिया था। रोहिणी को अपने सामने मरा हुआ देख आकाश बहुत दुखी हुआ। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगा और फिर उसने अपनी शक्ति से खुद की बलि देकर रोहिणी को जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रोहिणी को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा है। उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रोहिणी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं,
इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूं। अब तुम इस शहर में मत रहना, यहां से कहीं दूर जाकर रहना, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। फिर उसने देखा कि वही पास ही में एक भेड़िया है जिसमें अब प्राण नहीं बचे थे। वो समझ गई ये आकाश ही है। रोहिणी थोड़ा विचलित हुई, उसकी आंखें नम हुई, पर वो सब कुछ भुलाकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी की माताजी का ट्रांसफर हो गया। अब रोहिणी अपनी माताजी के साथ एक नए शहर में थी। उधर आकाश के माता पिता को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। इस दिन भेदियों की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती है और कुछ रूहानी शक्ति भी उन्हें मिलती है। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने बेटे आकाश को फिर से जीवित कर दिया। आकाश जीवित तो हुआ, परंतु रोहिणी को अभी भी नहीं भुला पा रहा था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखा कि रोहिणी कहाँ पर है, तो उसे पता चला कि वो एक नए शहर में है और फिलहाल एक नौकर की तलाश में है। आकाश ने अपना वेश बदला और रोहिणी के घर नौकर का काम करने के लिए उसके घर गया। उसकी मां ने उसे अपने यहां नौकरी दे दी। क्योंकि उसने वेश बदला हुआ था तो रोहिणी उसको पहचान नहीं पाई। अब आकाश रोज रोहिणी को देखा करता और उसके प्यार को महसूस करता, परंतु कुछ कह नहीं पाता। रोहिणी की मां सुबह ही अपने ऑफिस चली जाती और शाम को घर वापस आती। तब तक रोहिणी अकेली रहती। एक दिन पड़ोस के आवारा लड़के रोहिणी के घर में घुस गए और लगे उसको छेड़ने। आकाश से ये सह नहीं हुआ और अपने असली रूप में आकर सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। रोहिणी ने तुरंत आकाश को पहचान लिया और डरती डरती बोली कि तुम तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे? आकाश ने उसको सारी बात बता दी और बोला कि अब मुझे यहां से जाने के लिए मत कहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मुझे यही रहने दो। रोज तुम्हें देख लूंगा तो दिल को तसल्ली मिलती रहेगी। रोहिणी उसकी बातों से पिघल गई, क्योंकि अंदर ही अंदर प्यार तो वो भी बहुत करती थी उसको, पर उसका वो भेड़िया वाला रूप उससे डरती थी और बोली ठीक है, तुम यहां रह सकते हो। ऐसे दिन बीतते गए। आकाश घर का सारा काम करता रहता और रोहिणी को प्यार भरी नजरों से देखता रहता, पर कुछ कहता नहीं। रोहिणी को भी उसके होने से सुरक्षा का भाव महसूस होता। एक दिन उसकी मां ने बताया कि ऑफिस के काम से मैं कल 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूं, पर क्या करूं, तेरी चिंता सता रही, इस तरह तुझे अकेली छोड़कर कैसे जाऊं? रोहिणी बोली, मां घबराओ नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए हमारा ये नौकर है ना। मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक दिन कुछ आवारा लड़के घर में घुस आए थे, तब इसने ही उनको बाहर उठाकर फेंका था और मेरी जान बचाई थी। ठीक है बेटी, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूं, मां बोली। अगले दिन मां ऑफिस के काम से दूसरे शहर चली गई। रोहिणी काफी दिन से आकाश से कुछ बात करना चाहती थी। रात में उसने आकाश को बुलाया और बोली कि आकाश, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूं, तुमसे शादी भी करना चाहती हूं, लेकिन अगर तुम ये भेड़िया का रूप धारण करना छोड़ दो तो, और हमेशा के लिए मनुष्य रूप में ही रहो तभी। आकाश ने रोहिणी को समझाया कि मैं भी यही चाहता हूं, परंतु हमें एक श्राप मिला हुआ है। पूर्णिमा की रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें भेड़िया का रूप अपने आप ही लेना पड़ता है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तुम ऐसा कर सकती हो कि 12 बजने से कुछ देर पहले ही मुझे एक रूम में बंद कर देना, 3 बजे के बाद खोल देना। रोहिणी ने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है, पर पहले तुम एक वचन दो कि अगर तुमने किसी मनुष्य को मारा या खाया तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। आकाश ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? रोहिणी बोली कि फिर तुम अपने हाथों से मुझे मार डालोगे और मुझे कभी वापस लाने की कोशिश भी नहीं करोगे। आकाश कुछ पल के लिए सहम सा गया और उसने रोहिणी को वचन दे दिया, ये जानते हुए कि उस पर जो श्राप है वो उससे बच नहीं सकता और एक छोटी सी भूल उसे रोहिणी का हत्यारा बना देगी। कुछ देर बाद आकाश में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए, उसके शरीर पर बाल आने लग गए। उसने रोहिणी को कहा कि मुझे तुरंत कमरे में बंद कर दो। रोहिणी समझ गई कि आज तो पूर्णिमा की रात है और 12 बजने में कुछ मिनट शेष है। उसने तुरंत ही आकाश को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। रोहिणी सोचती है कि रात के 12 बजे कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वही उस दिन वाले आवारा लड़के हैं। वो रोहिणी को धक्का देते हुए घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, पर अब तुम खूबसूरत नहीं रहोगी, और उसको जमीन पर पटक कर बालों से घसीटते हैं, लातों से वार करने लगते हैं। रोहिणी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आकाश कमरे में ये सब सुन रहा होता है
और गुस्से में और भी खूंखार हो चुका होता है। वो बाहर आना चाहता है, पर रोहिणी को दिया वचन उसको रोक रहा है। बहुत रोकने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाता और दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। रोहिणी लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई है। आकाश रोहिणी के सामने जाकर हाथ जोड़कर उससे अपने वचन को वापस लेने की विनती करता है, परंतु तब तक रोहिणी बेहोशी में अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है। रोहिणी की आंखें बंद देख आकाश बहुत ही भयंकर तरह से गर्जना करता है और उन लड़कों पर टूट पड़ता है, और थोड़ी ही देर में वो सबको टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। अब उसे लगता है कि उसने रोहिणी को दिया वचन तोड़ दिया है, अब उसको प्रायश्चित करना होगा, लेकिन वो अभी रोहिणी के पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो भेड़िया मानव के रूप में है और यह रूप रोहिणी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तक रोहिणी होश में आ जाती है। वह आकाश को समझाती है, पर आकाश को रोहिणी का वचन तोड़ने का बहुत गहरा आघात लग चुका था। उसे लगता है कि वो रोहिणी को दिए वचन को निभा नहीं पाया, उसने अपने प्यार का भरोसा तोड़ दिया है। रोहिणी उसे समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि इसमें तुम हारी कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता, जोर जोर से रोने लगता है और प्रायश्चित करने के लिए अपने ही हाथों से रोहिणी को मार डालता है। और फिर बहुत ही भयंकर रूप से चांद को देखकर रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी जानवर रोने लगते हैं। पूरा शहर उसकी गर्जना से थर्राने लगता है। और फिर वो कहीं दूर जंगल में चला जाता है और फिर कभी किसी को नजर नहीं आता है। कहते हैं कि वो अभी भी रोहिणी की यादों में भटक रहा है और अब भी खुद को ही दोषी मानता है। पूर्णिमा की रात को वो खुद को कैद कर लेता है। अब उसने मनुष्य का भक्षण छोड़ दिया है। और इतनी कहानी सुनाने के बाद वह व्यक्ति रुक जाता है, चांद की ओर देखता है और कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, शायद मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलना होगा। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, आधी रात होने वाली थी। इसलिए मैंने उससे कहा हमारे साथ यही रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो हमें देखकर मुस्कुराया और अपनी हरी होती हुई आंखों से हमारी ओर देखते देखते जोरदार छलांग लगाकर वहां से गायब हो गया। और उसके इस तरह जाते ही मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया, वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई है। और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहता हूं।